बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान नहव के नाम से ये किताब है। मौलाना सैयद अहमद पालनपुरी साहब रहीमहुल्लाह ताला की ये किताब है। और मौलाना सैयद अहमद पालनपुरी साहब माशाल्लाह से रहीमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम थे। उनका बीच में जो है वो जब कोरोना के अंदर काफ़ी उलमा की वफ़ात हुई तो उस वक्त उनका भी इंतकाल हो गया था। माशाल्लाह से बहुत बड़े आलिम थे, काफ़ी मैंने उनको सुना भी है अल्लाह ताला के फजल से, अभी भी सुनता हूँ। और इनकी कई किताबें मेरे पास मौजूद भी हैं। एक किताब इनकी तोहफ़तुल क़ारी तकरीबन 12 जिल्दों के ऊपर है, वो किताब मेरे पास है। तोहफ़तुल माई तकरीबन 8 जिल्दों के अंदर है। तोहफ़तुल क़ारी ये बुखारी की शरह है, तोहफ़तुल माई तिरमिज़ी की शरह है। एक ये किताब आसान नहव ये भी मेरे पास है और माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मुख्तसर सा है, तकरीबन 40 सफ़हात के ऊपर है, और दूसरा हिस्सा थोड़ा तवील है, वो तकरीबन 100 सफ़हात के ऊपर है। पहले हिस्से के अंदर खाली मोटी मोटी बातें नहव के अतबार से मौजूद हैं और बिल्कुल इब्तदाई तालिब इल्म के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। इब्तदाई तालिब इल्म हो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। और दूसरा हिस्सा उसके अंदर काफ़ी थोड़ी तफसील है, काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी तफसील है उसके अंदर। और वो किताब जो है, जब ये किताब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, आपको याद हो गई, फिर वो किताब आपके पढ़ने के लायक होगी, क्योंकि उसके अंदर फिर तफसील थोड़ी ज़्यादा है इस किताब के बनिस्बत। सही, वरना दोनों किताब जो हैं वो हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोनों हिस्से जो हैं कि इब्तदाई तालिब इल्म के लिए ही है। सही, जो पहले साल के अंदर हो उसी तालिब इल्म के लिए ही है। पहला हिस्सा सेहत 2 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए, इतना लंबा हिस्सा है ये। और दूसरा हिस्सा जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाए तो अच्छी बात है। सही, यानी कि मुख्तसर से 2 हिस्से हैं ये। और दोनों हिस्सों के अंदर इस तरह इन्होंने लिखा है दोनों हिस्सों को कि पहले हिस्से के अंदर भी इसम की तारीफ़ है और कुछ ज़रूरी बातें, दूसरे हिस्से के अंदर भी ऐसे ही कुछ है, लेकिन दूसरे हिस्से के अंदर तफसील थोड़ी ज़्यादा है। सही, यानी कि टॉपिक दोनों के अंदर तकरीबन सेम ही है, लेकिन पहले हिस्से के अंदर उस टॉपिक के मुतालिक पॉइंट बहुत कम है और दूसरे हिस्से के अंदर इसी टॉपिक से मुतालिक पॉइंट जो है वो थोड़े ज़्यादा है। सही, बस ये फ़र्क है। तो हम जो है वो पहला हिस्सा शुरू करवा रहे हैं आपके सामने। इसके अंदर कुछ असबाक से बारे में, जैसे यहाँ पे आ गया पहला सबक, आगे दूसरा सबक। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक ही वीडियो के अंदर हम एक सबक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज हमारा पहला सबक होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो बातें लिखी हुई हैं, उनको मैं अपने पास से, अगर कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल जुमला आपके हमारे सामने आया तो मैं फिर उस बात को वाइट बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सही, और एक सबक मेरे अंदाजे के मुताबिक 20 मिनट से आधे घंटे का होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वक्त के अंदर जो है हमारा वो सबक मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह वो सबक देखना है। उस सबक को देखने के बाद आपने उसको याद करना है। कोशिश करेंगे ये आसान नहव किताब ये आप हिस्सा अव्वल ख़रीद लो और फिर जो है वो इसको आप पढ़ना शुरू करो इंशाअल्लाह अज़ीज़। यूट्यूब के ऊपर हमारा पहला हिस्सा आएगा। सही, यूट्यूब के ऊपर पहला हिस्सा आएगा और अभी हम जो है पहला हिस्सा ही शुरू करते हैं। सही, तो पहले हिस्से का हमारा पहला सबक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रब्बल आलमीन। पहला सबक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इल्मुन नहव की तारीफ़ और उसके बाद एक फ़ायदा, फिर लफ्ज़ की थोड़ी बहस पढ़ेंगे और फिर कलमे की थोड़ी बहस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इल्मुन नहव की तारीफ़। इल्मुन नहव वो इल्म है जिससे कलमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। तो इल्मुन नहव की तारीफ़ के अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इल्मुन नहव के अंदर हम सीखते हैं कि कलमात को जोड़ा कैसे जाता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने एक लफ्ज़ लिखा ज़ैद, सही है, एक लफ्ज़ लिखा अद्दार यानी कि घर, एक कलमा लिखा फ़ी। तो इसको अगर मैं इल्मुन नहव मुझे आता है तो मुझे इनको जोड़ने का तरीका भी आता होगा। मैं इनको इस तरह जोड़ूंगा, ज़ईद फिद दार, यानी कि ज़ैद घर में है। तो इसको मैं इस तरह जोड़ूंगा। इस तरह एक लफ्ज़ है मेरे सामने, मिसाल के तौर पे क़ाइमुन, क़ाइम यानी कि खड़ा होने वाला, और एक लफ्ज़ है बकर।
तो मैं इसको इस तरह जोड़ूंगा, बकर काइम। सही। तो इल्म नहव के अंदर एक बात तो हम ये सीखते हैं कि कलमात को जोड़ते कैसे हैं। सही, कलमात को जोड़ते कैसे हैं, एक बात इल्म नहव के अंदर हम ये सीखते हैं। एक और बात इल्म नहव के अंदर हम सीखते हैं, और वो ये कि कलमात की एराबी हालत क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किसी के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया है, लेकिन अगर मैं पहली वाली जो मिसाल है उसको मैं इस तरह पढ़ूंगा, ज़ईदुन फिद्दारी। अब यहाँ पे ना ज़ैद के ऊपर तनवीन लगाई, ज़म्मा लगाया, और अद्दार के आखिर के अंदर मैंने कसरा लगाया। तो क्यों लगाया? क्योंकि फ़ी जो है वो कसरा देता है और ज़ैद मुब्तदा मरफू होता है। यानी कि कुछ उसूल हैं जो हम इल्म नहव के अंदर सीखते हैं, उनको सीखने की वजह से हमें ज़बर ज़ेर पेश, एराबी हालत और एराब लगाना हमें आ जाता है। इसी तरह मैंने बकर काइम लिखा है, तो ये असल के अंदर है बकरुन काइमुन, यानी कि बकड़ खड़ा होने वाला है। तो ये मैंने एराब क्यों लगाया और किस तरह लगाया, तो ये बात हमें इल्म नहव सिखाती है कि भाई कौन से कलमे के ऊपर कौन सा एराब लगाना है। तो इल्म नहव के अंदर हम दो बातें सीखते हैं, नंबर एक कलमात को जोड़ते कैसे हैं, और नंबर दो उन कलमात को जोड़ने के बाद उनके ऊपर एराब क्या लगाते हैं या उनकी एराबी हालत को मालूम कैसे करते हैं। सही। तो यही बात यहाँ लिखी हुई तारीफ़ के अंदर, इल्म नहव वो इल्म है जिससे कलमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो और हर कलमे की आखिरी हर्फ का, हर कलमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। सही। तो ये दो बातें हम इल्म नहव के अंदर सीखते हैं। तो ये हमारे इल्म नहव की तारीफ़ मुकम्मल हो गई। अब इल्म नहव पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो देखो, इल्म नहव पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम अरबी बोलने के अंदर और अरबी लिखने के अंदर हमसे गलती ना हो। हम अरबी बोलने में और अरबी लिखने के अंदर गलती ना करें। तो यानी कि जिसको इल्म नहव आती होगी वो अरबी बोलने के अंदर और अरबी लिखने के अंदर एराबी गलती से वो महफूज रहेगा, वो एराबी गलती नहीं करेगा। और ये जब ही होगा जब हम इल्म नहव को सीखेंगे और सीखने के बाद उसकी मशक करेंगे। खाली यानी कि हमने इल्म नहव के उसूलों को याद कर लिया तो हम अरबी बोलने के अंदर, अरबी लिखने के अंदर गलती से महफूज रहे नहीं, इस तरह नहीं है। बल्कि इल्म नहव के उसूल को याद करने के साथ साथ हमने उसकी मशक भी करनी है। मशक करेंगे जब भी हम जो वो अरबी के अंदर, अरबी बोलने के अंदर और अरबी लिखने के अंदर गलती से महफूज रहेंगे। तो ये हमारे फ़ायदे की बात हो गई। दो बातें हमने आपके सामने रख दी, इल्म नहव की तारीफ़ आ गई, इल्म नहव को पढ़ने का फ़ायदा आ गया। भाई अब आगे लफ्ज़ और फिर लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल वग़ैरह ये सब बातें क्या लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे आपको खुलासा करके यहाँ पे समझा देता हूँ। लफ्ज़ कहते हैं कि जो बात मुँह से निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। सही है। जो बात भी मुँह से निकले, आदमी के मुंह से निकले, उसको लफ्ज़ कहते हैं। सही। लफ्ज़ की ये तारीफ़ होगा। मिसाल के तौर पर जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे क्या हैं? वो अल्फाज हैं। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे अल्फाज हैं। लेकिन जो भी बात, जो भी आवाज़ें, गाय, बकरा, दुम्बा, भेड़, शेर, चीता, कौवा, ये जो भी आवाज़ें निकालते हैं वो लफ्ज़ नहीं होते। सही है। क्योंकि हमारी तारीफ़ क्या है, जो भी बात इंसान के मुंह से निकले, जो भी बात आदमी के मुंह से निकले, जो भी बात इंसान के मुंह से निकले वही लफ्ज़ कहलाती है। जो जानवरों के मुंह से निकलती हैं आवाज़ें उनको हम लफ्ज़ नहीं कहते। सही। और यहाँ पे खाली आवाज़ निकलना मुराद नहीं है, बल्कि कुछ हुरूफ के साथ आवाज़ मुरक्कब भी हो। यानी कि ये नहीं कि खाली आ ऊ करके बस बंदा आवाज़ें निकाल रहा है तो उसको हम लफ्ज़ कहेंगे, उसको हम लफ्ज़ नहीं कहेंगे। बल्कि लफ्ज़ किसे कहेंगे कि वो किसी हुरूफ के अंदर, हुरूफ की सूरत के अंदर हो। सही है। कोई भी लफ्ज़ वो हुरूफ की सूरत के अंदर हो, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। अब इस लफ्ज़ की जो है वो दो किस्में, नंबर एक मौजू और नंबर दो मुहम्मल। आसान करके समझाता हूँ। मौजू का मतलब है लफ्ज़ का माना हो, लफ्ज़ का माना हो। और मुहम्मल किसे कहते हैं
कि लफ्ज़ का माना ना हो। सही है। जिससे कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा चमचा। सही है। अब ये चमचे का माना है प्लेट। सही। और इसी तरह बल्ब, इसी तरह खंबा, इन सब का माना है। सही। लेकिन अगर मैं ऐसे अल्फाज बोलूँ जिनको कोई माना ना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे टापुर, कोई माना है? नहीं माना। दईस, कोई माना है? नहीं माना, कोई माना नहीं। तो यानी कि इस जैसे अल्फाज जिनको कोई माना ना हो उसको हम कहते हैं लफ्ज़ मुहम्मल, और वो अल्फाज जिनको कोई माना हो उसको हम कहते हैं लफ्ज़ मौजू। सही है। तो अभी तक हमने क्या बातें पढ़ ली? 3 बातें पढ़ ली। लफ्ज़ की तारीफ़ कि इंसान के मुंह से जो भी बात निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। और फिर लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू कि जिसके अंदर कोई माना हो, और लफ्ज़ मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो। देख लो ज़रा तारीफ़। लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है? जो बात भी आदमी के मुंह से निकले उसको लफ्ज़ कहेंगे। लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? मानेदार लफ्ज़ को, जैसे कि कलामुन। और लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? बेमाने लफ्ज़, जैसे कि दईस, यानी कि जैद का उल्टा दईस। सही। तो ये आपके सामने 3 बातें हो गई लफ्ज़ से मुताल्लिक़ ना। अब आगे लफ्ज़ मौजू की किस्में बयान कर रहे हैं। सही। अब लफ्ज़ मौजू की किस्में मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ी। अब लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं। सही। नंबर 1 मुफरद और नंबर 2 मुरक्कब। मुरक्कब अभी हम नहीं पढ़ेंगे। सही। मुसन्निफ़ ने अभी नहीं पढ़ाया तो हम भी अभी नहीं पढ़ेंगे। मुफरद को हम पढ़ेंगे। सही है। मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी होता है। मुफरद का एक नाम कलमा भी, यानी कि हम कलमा भी कह सकते हैं और मुफरद भी कह सकते हैं। अब इन दोनों की तारीफ़ क्या है? मुफरद कहो या कलमा कहो, इनकी तारीफ़ क्या है कि एक लफ्ज़ का एक माना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे किताब एक लफ्ज़ है, उसका माना भी है भाई। कलम एक लफ्ज़ है, इसका माना भी है। इसी तरह मिसाल के तौर पे कुर्रासा लफ्ज़ है, इसका माना भी है। मिरवाहा पंखा, इसका माना भी है। जिदार दीवार, इसका माना है। इन सब का माना है। ये क्या है? ये कलमा है। कलमा भी कह सकते हैं इनको, और लफ्ज़ी के मुफरद भी कह सकते हैं। सही। तो ये आपके सामने इसकी तारीफ़ आ गई और ये सारी की सारी इसकी मिसालें आ गई। सही। अब कलमा, अब देख लो ज़रा, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ज़रा गौर करो ज़रा। लफ्ज़ पढ़ा, लफ्ज़ की 2 किस्में, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं, और लफ्ज़ का कोई माना ना हो उसे लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं। मुफरद कि हमारे सामने एक लफ्ज़ हो, उसका एक ही माना हो। सही। और एक दूसरी किस्म मुरक्कब, जो अभी हम नहीं पढ़ ले। सही। उसके बाद हमारे सामने मुफरद जिसको हम कलमा भी कहते हैं। इसकी 3 किस्में। किसकी? कलमे की ना। मुफरद कह लो या कलमा कह लो। तो कलमे की 3 किस्में कौन कौन सी? नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, और नंबर 3 हर्फ। ये आपके सामने 3 किस्में आ गई, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? एक बार ज़रा किताब में देखो ज़रा। किताब में हमने क्या क्या पढ़ लिया? लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद मुरक्कब। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना बताए, जैसे कि कलामुन। सही। कलमा, मुफरद को कलमा भी कहते हैं, ये बात भी हमने पढ़ ली। अब कलमे के 3 किस्में पढ़ना है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। सही। तो पहला हमारे सामने इस्म की तारीफ़ है। इस्म की तारीफ़ क्या लिखी हुई है? वो कलमा है जिसके माने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। तो देखो, इस्म की तारीफ़ के अंदर 2 बातें। पहली बात जो है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई। 2 बातें। पहली बात क्या है कि वो कलमा जिसके माने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाएं। सही है। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ थोड़ी मिसालें लिखता हूँ। जैसे कि मैंने कहा जैद। अब बताओ, जैद का कोई माना है ना? जैद मतलब एक इंसान। सही। इसी तरह मैंने कहा अमर। अमर भी क्या है? इंसान। सही। अच्छा, मैंने कहा हैं, यानी कि मौजूद हैं, मतलब ये कि मौजूद हैं। सही।
तो मौजूद हैं आपके सामने, यानी कि इसका माना भी आपको मालूम है कि मौजूद रहने का माना क्या है, यानी कि मौजूद हैं वो लोग। सही। मैंने कहा घर, अब आपके सामने घर का भी माना जहन के अंदर आ गया ना, यानी कि मैं जो आपके सामने अल्फाज बोल रहा हूँ, मैं जैद बोल रहा हूँ, एक सूरत आपके जहन में आ रही है, अमर बोल रहा हूँ, एक सूरत जहन में आ रही है, मौजूद हैं बोल रहा हूँ, एक सूरत आपके जहन में आ रही है। मैंने कहा घर, तो एक सूरत आपके जहन में आ रही है। सही। अच्छा, मैंने कहा और, अब क्या सूरत आपके जहन में आ रही है? कोई सूरत जहन में नहीं आ रही। मैंने कहा पर, ये पर वो नहीं जो अपना परिंदों का होता है। सही है। उसके अलावा जो पर हम कहते हैं ना, डेस्क पर, सही है, बिस्तर पर, ये वाला पर है। तो मैंने कहा पर कोई सूरत आपके जहन में नहीं आ रही। सही। यानी कि मैंने आपके सामने ये सारे अल्फाज बोले, जैद, उमर, मौजूद हैं, घर, कुछ सूरत आपके जहन में आ रही है, लेकिन मैंने कहा और पर, मैंने ये दो अल्फाज बोले, आपके जहन में कोई सूरत नहीं आ रही। सही। लेकिन अगर मैं इस तरह बोलूँ, जैद और उमर घर पर मौजूद हैं, अब और भी समझ में आ गया कि और का मतलब है ये दोनों, जैद और उमर, और पर का माना भी समझ में आ गया कि भाई घर पर। सही। अब और भी समझ में आ गया और पर भी समझ में आ गया, लेकिन अलहदा अलहदा ये समझ में नहीं आ रहे थे। सही। अलहदा अलहदा समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जुमले के अंदर इस्तेमाल होकर हमें समझ में आने लग गए। एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा पानी, क्या जहन में आया आपके? पानी जहन में आया। मैंने कहा गिलास, क्या जहन में आया? गिलास जहन में आया। मिसाल के तौर पे मैंने कहा मौजूद है, क्या जहन में आया? कि भाई एक चीज़ है वो मौजूद है। सही। अच्छा, मैंने कहा मैं, अब क्या जहन में आ रहा है? अब कुछ जहन में नहीं आ रहा। पानी बोला, जहन में एक सूरत आ गई। गिलास बोला, जहन में एक सूरत आ गई। मौजूद है बोला, जहन में सूरत आ गई। लेकिन जब मैंने कहा मैं, तो जहन में कोई सूरत नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ, गिलास में पानी मौजूद है, अब आपको मैं भी समझ में आ गया कि मैं से मुराद क्या है? गिलास में। ठीक है। अब मैं भी समझ में आ गया। तो देखो, ये जो मैं लफ्ज़ है, ये मैं ले लो, या ऊपर वाली मिसालों के अंदर और ले लो, या पर ले लो, ये अगर अकेले हमारे सामने आ जाएं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर जुमले के अंदर इस्तेमाल हो जाएं फिर हमें समझ में आ जाता है। सही है। तो ये किस तरह के लफ्ज़ हैं? ये इस तरह के लफ्ज़ हैं कि अकेले तो समझ में नहीं आते, लेकिन किसी के साथ मिलकर समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरे अल्फाज हैं, जैसे कि घर हो गया, मौजूद हैं हो गया, पानी हो गया, गिलास हो गया, ये अकेले भी समझ में आ जाते हैं और किसी के साथ मिलकर भी समझ में आ जाते हैं। सही। तो अब ज़रा देखो किताब की तरफ, अब आपको समझ में आएगा कि इसम के अंदर क्या बात लिखी है। पहले लाइन के अंदर वो कलमा है कि जिसके मायने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाएं, यानी कि किसी दूसरे कलमे की मिलाने की ज़रूरत ना हो, फिर भी हमें उसका माना समझ में आ जाए। यानी कि अकेला हो तो भी समझ में आ जाए और किसी के साथ हो तो भी समझ में आ जाए। जैसे कि गिलास, पानी, घर, सही है, मौजूद हैं, कि सब कलमात क्या हैं? ये ऐसे कलमात हैं कि जो अकेले भी समझ में आ सकते हैं और किसी के मिलाने के बाद भी समझ में आ सकते हैं। सही है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये होंगे इस्म। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात नीचे लिखी हुई है कि इनमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। तीनों ज़माने मतलब माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना इनके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर तीनों ज़मानों से में कोई ज़माना आ गया तो फिर तो वो फ़ेल कहलाएगा। सही। तो इस्म की तारीफ़ क्या है? कि वो कलमा है कि जिसके मायने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाएं और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना मौजूद ना हो। जैसे कि क़लमुन किताबुन, अब ये क़लमुन किताबुन ऐसे लफ्ज़ हैं
कि अकेले भी समझ में आ सकते हैं और किसी को मिलाने के बाद भी समझ में आ सकते हैं, सही। और इसके अंदर कोई ज़माना भी नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा, ये इस्म हो गए। अगली तारीफ हमारी फ़ेल की है। फ़ेल किसे कहते हैं, वो कलमा है जिसके मायने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाएं। वही बात जो इस्म के अंदर पड़ी है ना, वही बात यहाँ लिखी हुई है। दोनों के अंदर सेम बातें, दोनों के अंदर सेम बात है, लेकिन एक फ़र्क है। वो आगे फ़र्क ये आ रहा है कि इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना मौजूद हो, कोई ज़माना पाया जाए, सही। यानी कि फ़ेल के अंदर ज़माना होता है, इसम में ज़माना नहीं होता। जैसे कि कतबा, इसका माना क्या है, लिखा उसने गुज़िश्ता ज़माने में या फिर गुज़िश्ता कल में, सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ज़माना आ गया, माजी का ज़माना आ गया यहाँ पे, सही। तो फ़ेल के अंदर एक तो ज़माना होता है, जैसे कि यहाँ पे माजी का ज़माना आ गया, और उसके फ़ेल के अंदर ऐसा माना होता है कि जो किसी के मिलाए बगैर भी समझ में आ जाता है। जैसे कि लिखना क्या कैसा माना है, जो किसी के मिलाए बगैर भी समझ में आ जाए। मिसाल के तौर मैंने कहा लिखा, आप क्या समझे कि भाई लिखा है, यही समझे ना आपके लिखा है। तो लिखना ऐसा माना है कि जो किसी के मिलाए बगैर भी समझ में आ जाता है। तो फ़ेल के अंदर दो बातें हैं, पहली बात कि उसका माना किसी के मिलाए बगैर भी समझ में आ जाए, और दूसरी बात उसके अंदर तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। तो ये आपके सामने फ़ेल की तारीफ़ हो गई। उसकी दो मिसालें, जैसे कि कतबा, उसने लिखा गुज़िश्ता ज़माने में, यक्तुबु, लिखता है वो फ़िलहाल यानी कि अभी के ज़माने में, या लिखेगा वो आइंदा ज़माने में। तो इसके अंदर दोनों माने, हाल का माना भी है और मुस्तकबिल का माना भी है, सही। तीसरी तारीफ़ हमारे सामने हर्फ की। सबसे पहले इस्म की तारीफ़ क्या हो गई, तो देखो इस्म की तारीफ़ के अंदर जो है वो ज़माना नहीं होता, ज़माना नहीं होता, सही। अच्छा, फ़ेल की तारीफ़ के अंदर जो है वो ज़माना होता है, सही। तो इन दोनों के अंदर एक फ़र्क तो ये है, सही। ये हमारा इन दोनों के अंदर एक बुनियादी फ़र्क है कि इस्म के अंदर ज़माना नहीं होता और फ़ेल के अंदर ज़माना होता है। बाकी इस्म के अंदर ऐसा माना आता है, यानी कि कलमे में ऐसा माना हो कि किसी दूसरे के मिलाने का मोहताज ना हो, सही है। यानी कि अकेला भी समझ में आ जाए और किसी के साथ मिलाने के बाद भी समझ में आ जाए। यही सेम बात जो है वो फ़ेल के अंदर भी है, सही। यही सेम बात फ़ेल के अंदर भी है। अच्छा, इनकी तारीफ़ क्या होगी, जैसे कि मिसाल के तौर, इनकी मिसालें क्या होंगी, जैसे कि मिसाल के तौर पे किताब और कलम और घर, पानी, गिलास, ये सब क्या है, ये सब ऐसे में इनके अंदर ऐसा माना है कि जो किसी के मिलाए बगैर भी समझ में आ जाता है और इनके अंदर ज़माना भी नहीं है, तो ये दोनों बातें। और इसकी मिसाल, जैसे कि मिसाल के तौर पे कताबा, तर्जुमा क्या होगा उसका, इसका उसने लिखा माजी के ज़माने में, सही है। अब इस जुमले, इस कतबा लफ्ज़ के अंदर क्या माना है, एक तो लिखने का माना है, सही है, और प्लस माजी का ज़माना है। दो बातें, लिखने का माना है और माजी का ज़माना है। इस जुमले का मैंने आपके सामने पूरा खुलासा लिख दिया, समझ लो ना, कि इसके अंदर क्या है, लिखने का माना है और माजी का ज़माना है। तो ये आपके सामने फ़ेल की मिसाल हो गई। अब हमारे सामने आ जाता है तीसरा, हर्फ, सही। हर्फ किसे कहते हैं, ये जो मैंने आपको लिखवाया ना, ये और, पर, में, ये सारे के सारे हर्फ हैं। हर्फ किसे कहते हैं कि जिसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में ना आए, सही। यानी कि अगर हर्फ को समझना है तो हमें किसी जुमले के अंदर इस्तेमाल करना होगा, तभी उसका माना समझ में आएगा। अगर हम उसको अकेले में देखेंगे तो हमें उसका माना समझ में नहीं आएगा, सही। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वो कलमा है जिसके माने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में ना आए। जैसे कि मिन, इसका माना से,
फ़ी इसका माना में, इला इसका माना तक, अला का माना पर। जब तक इन हर्फ़ों को कोई इस्म या फ़ेल ना मिलाए कुछ फ़ायदा हासिल ना होगा, यानी कि समझ में नहीं आएंगे जब तक हम इनको जुमले के अंदर इस्तेमाल ना करेंगे। सही। तो ये आपके सामने सबक नंबर 1 हमारे सामने मुकम्मल हो गया। इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली। ये आपके सामने पूरा सबक नंबर 1 आ गया। थोड़ा सा मैं आपके सामने इनका एक खुलासा कर देता हूँ, फिर हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा। तो खुलासा इसका ये है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि इल्म नहव के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो इल्म नहव के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कलिमात को जोड़ते किस तरह हैं, और दूसरी बात उनके ऊपर एराब किस तरह लगाते हैं, ज़बर ज़ेर पेश किस तरह लगाते हैं। तो इल्म नहव के अंदर हम ये पढ़ते हैं। और इल्म नहव पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अरबी बोलने के अंदर और अरबी लिखने के अंदर हम गलती ना करें। सही। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लफ्ज़ की तारीफ़ के। लफ्ज़ वो होता है कि जो बात इंसान अपने मुंह से निकाले जो हुरूफ की सूरत के अंदर हो, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में, लफ्ज़ मौजू जिस लफ्ज़ का कोई ना कोई माना हो, और लफ्ज़ मुहमल जिस लफ्ज़ का कोई माना ना हो। फिर लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद जिसको हम कलमा भी कहते हैं, और मुफरद और कलमे की तारीफ़ क्या है कि एक लफ्ज़ हो एक माना हो, और मुरक्कब जिसकी अभी हमने तारीफ़ नहीं पढ़ी। सही। फिर कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म फ़ेल हर्फ। इस्म के अंदर क्या होता है कि इसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाता है और इसमें ज़माना नहीं होता। फ़ेल के अंदर क्या होता है कि इसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाता है और इसमें ज़माना होता है। हर्फ के अंदर क्या होता है कि इसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आता। तो ये आपके सामने इस्म फ़ेल हर्फ की भी तारीफ़ आ गई। उम्मीद है ये आपको सबक जो है वो मुकम्मल समझ में आ गया होगा। हमारा पहला सबक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल हो गया। अब देखते हैं आप लोगों का रवैया किस तरह आता है, और फिर उसी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं किताब पूरी करनी है या नहीं करनी। सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।